कौन कैसे हैं आप लोग? आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? आवाज़ को सही किया जाए भाई। आप लोग जब शांत हो जाओगे तब आवाज़ सही आएगी आपको। उधर क्या दिक्कत है? कुछ दिख नहीं रहा है? अभी सही हो जाएगा। स्क्रीन, पीछे वाली स्क्रीन भी देख लो एक बार। चलिए, तो आप सभी स्वस्थ हैं एकदम? हैं? चलिए, तो स्थानीय स्वशासन हम आज पढ़ेंगे। नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने हाईकोर्ट पढ़ा था, हाईकोर्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन। कौन सा स्वशासन? स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं या स्थानीय सरकार कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बार अपना काम बंद कर दीजिए, ध्यान से देखिए, सुनिए बातों को। अपने संविधान के अंदर सरकार के या शासन के दो स्तरों का उल्लेख किया गया है। एक तो केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में? भाग 5 के अंदर। और राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में? भाग 6 में। ठीक है, तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती है, जबकि स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है। ठीक है, अब लोकल स्तर पर यानी स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भारत सरकार ने स्थानीय सरकार की स्थापना की है। यह भारतीय संविधान की भी एक विशेषता है, क्योंकि विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं, सभी शासन व्यवस्थाओं में दो प्रकार की व्यवस्थाएं मुख्य रूप से देखने को मिलती है। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होती है। लेकिन लोकल स्तर पर, लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट की स्थापना केवल भारतीय संविधान में है। यह हमारे संविधान की एक विशेषता भी है। अब स्थानीय स्तर पर सरकार की स्थापना क्यों की गई, इसका रीजन क्या था? तो स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, उसको अपनी समस्या के समाधान के लिए वो किसके पास जाए? क्योंकि सेंट्रल लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके सारे जितने भी सांसद होते हैं, जिनको चुनता है लोकसभा के चुनाव में, वे सांसद बैठते हैं दिल्ली के अंदर। इसके अलावा विधानसभा के चुनाव में अपने विधायकों को चुनता है, वो विधायक बैठे हैं जयपुर के अंदर। अब गांव में ढाणी में कोई किसान बैठा है, मजदूर बैठा है, उसको अगर कोई दिक्कत है, उसको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसकी समस्याओं को कौन सुनेगा? उसकी समस्या को सुनने के लिए लोकल स्तर पर ही सरकार की स्थापना कर दी गई, जिसको हम स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। और गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष बनाया गया सरपंच को। अब गांव में बैठा आदमी, किसान, मजदूर या कोई भी गरीब से गरीब आदमी, यदि उसकी समस्या है तो अपनी समस्या को सरपंच तक पहुंचा सकता है। सरपंच उसकी समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि सरपंच कहाँ रहेगा? सरपंच गांव में रहता है, सरपंच जयपुर में जाकर नहीं बैठता है। बात समझ में आ रही है? तो स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय सरकार की स्थापना की गई। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, भारत के मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में स्थानीय सरकार का कोई उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में केवल दो सरकार थी, केंद्र सरकार और
भाग 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट थी और भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट थी, जबकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसका उल्लेख बाद में किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करके भाग 9 और भाग 9A जोड़ा गया। उसके द्वारा स्थानीय स्तर पर सरकार की स्थापना की गई। लेकिन जो स्थानीय सरकार होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि स्थानीय स्तर पर एक तो होती है ग्रामीण सरकार, एक होती है शहरी सरकार। तो गांव में क्या होती है? गांव में होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जबकि शहरों में होती है नगर पालिका, नगर निगम। और ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान में किया गया है। ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40, अपने जो डीपीएसपी है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इसके अंदर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। लेकिन यह सभी को पता है कि जो डीपीएसपी है वो राज्य के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है। यानी अनुच्छेद 40 में अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसको राज्य लागू करे ऐसा आवश्यक है, राज्य के ऊपर वह बाध्यकारी नहीं है। लेकिन समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार राज्य उसको धीरे धीरे लागू करेगा। और अनुच्छेद 40 की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें जो उल्लेखित ग्राम पंचायत है इसको ध्यान में रखते हुए सन 1992 के अंदर संविधान में 2 संशोधन हुए। 73वां और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा गांवों में पंचायतों की स्थापना की गई और शहरों में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। आपको ध्यान ये रखना है कि मूल संविधान में स्थानीय सरकार का कोई उल्लेख नहीं था। अब क्या इससे पहले कभी स्थानीय स्वशासन की बात भारत में आई है? तो अंग्रेजों के ज़माने में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले मांग की थी। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने बहुत अच्छे अच्छे भारत के अंदर कार्य किए थे, इसलिए लॉर्ड रिपन को अच्छा रिपन और भला रिपन भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि भारत में जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं, जितने भी गवर्नर जनरल या वाइसराय हुए हैं, उनमें सबसे अच्छा कार्य अगर किसी ने किया भारतीयों के लिए, जिसके मन में भारतीयों के प्रति संवेदना थी, भारतीयों के प्रति जो है वो अच्छी भावना थी, वो किसके मन में थी? लॉर्ड रिपन। इसलिए लॉर्ड रिपन को कहते हैं अच्छा रिपन, भला रिपन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है भारत में? वो लॉर्ड रिपन है। और स्थानीय स्वशासन का या ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में? 40 के अंदर किया गया है। ये शुरुआती 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में, संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, और भारत के मूल संविधान में सरकार के 2 स्तर की बात या 2 स्तर का उल्लेख
दो स्तर का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक है केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार तथा राज्य स्तर पर राज्य सरकार। स्थानीय सरकार का उल्लेख है मूल संविधान में नहीं किया गया था। स्थानीय सरकार का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था। स्थानीय सरकार का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था। जयपुर पीठ में कितने जिले आते हैं, 15 या 17? तो इसमें 17 आंसर सही है। ठीक है, अगर सरपंच समस्या का समाधान नहीं करे तो हम क्या करें सर? घर पे बैठ जाओ उसके, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो घर छोड़ना नहीं है। हैं? हाँ, यहां तक लिख लिया क्या? तो ये आर्टिकल ध्यान रखना, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में किसके गठन की बात की गई है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है? तो ये अनुच्छेद 40 ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 40 का उल्लेख किसमें है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डीपीएसपी के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अब संविधान में केवल सरकार के दो स्तर बताए गए, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर, लेकिन स्थानीय सरकार का उल्लेख मूल संविधान में, इसका जो उल्लेख है वो बाद में किया गया। तो स्थानीय सरकार को 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह हम आर्टिकल ये जो संविधान संशोधन है इनको अभी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार के लिए हम केवल ये समझने के लिए लिखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इनको संविधान में जगह दी गई। मूल संविधान में नहीं था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और इन संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थानीय सरकार को, लोकल गवर्नमेंट को संविधान में इनको जगह दी गई, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने? चलिए, तो आगे देखिए। इसमें अभी हम स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। तो स्थानीय स्वशासन के जो है वो दो प्रकार है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार के दो प्रकार हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? नगरीय स्थानीय स्वशासन या शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अब ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में?
ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण स्थानीय जो स्वशासन है उसकी 3 इकाइयां हैं। ग्राम स्तर पर यानी गांव लेवल पर, ग्रामीण स्तर के ऊपर होता है ग्राम पंचायत, थोड़ी सी उसकी जनसंख्या अधिक होती है उसको बोलते हैं खंड स्तर, और खंड स्तर पे होता है पंचायत समिति, और यदि जिला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जिला परिषद। इसी प्रकार से जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है, शहरी स्थानीय स्वशासन है, उसकी भी 3 इकाइयां पढ़ेंगे। एक तो होती है नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के मध्य होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे नगर परिषद जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के मध्य होती है। और तीसरा पढ़ेंगे नगर निगम जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्थानीय स्वशासन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम इसमें, ग्रामीण स्थानीय, ये लिखिए, उसके बाद में हेडिंग लगाइए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन सबसे पहले पढ़ेंगे। अब मेरे को पता चला कि आपको टाइम क्यों लगता है। कई तो ऐसे लिखते हैं, पहले देखेंगे बोर्ड की तरफ ग्रामीण, फिर लिखेंगे ग्रामीण, वापस देखेंगे स्थानीय, फिर स्थानीय लिखेंगे, फिर इधर देखे स्वशासन लिखेंगे। अब ऐसे लिखोगे तो समय तो लगेगा ही। फिर तो एक साथ पढ़ा जाए। स्थानीय स्वशासन 2 भागों में डिवाइड किया, ग्रामीण और शहरी। और ग्रामीण के अंदर आपके 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और नगरों के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है। ठीक है, एक बार में इसको पढ़ा जाए। अब इतने बड़े हो गए हो आप, सुलेख लिख रहे हो वैसे लिख रहे हैं, ग्रामीण, स्थानीय, ऐसा नहीं लिखना है। तो बी मेच्योर, ठीक है, थोड़ा मेच्योर बनना है आपको। आप में से थोड़ी है कोई जिसका वोट नहीं लगता है अभी तक, है? कोई नाबालिग है क्या यहाँ पे? हाथ उठाओ देखे जो नाबालिग है। नाबालिग क्या होता है? जिसकी आयु 18 वर्ष से, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करो। हाँ, तो टाबर नहीं हो ना आप, तो उस हिसाब से लिखा करो। फिर पहले लिखेंगे हमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिसको हम बोलते हैं एक शब्द में पंचायती राज। क्या बोलते हैं? पंचायती राज।
पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण स्थानीय स्व शासन। अब जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में सर्वे करवाया गया कि देश के अंदर किस प्रकार से हम लोकल स्तर पर सरकार की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए समय समय पर जो है कमेटियों का गठन किया गया, समितियों का गठन किया गया। तो भारत सरकार ने जो समितियां बनाई है, भारत सरकार द्वारा गठित कुछ समितियां हैं, उन समितियों के नाम लिखेंगे जिनका संबंध किससे है, पंचायती राज से है। तो हम लिखेंगे भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, वे समितियां जिन्होंने पंचायती राज के लिए समय समय पर क्या प्रस्तुत की, सिफारिशें प्रस्तुत की। भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, तो कौन कौन सी समितियां बनाई भारत सरकार ने। जो पहली समिति बनाई थी उसका नाम क्या था, बलदेव राव मेहता समिति। है, जोर से बोलो। सॉरी, बलवंत राय है क्या। मेरे को भी लगा था कि नाम अटपटा कैसे लग रहा है। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कब बनाई गई थी ये, 1950। दूसरी बनाई गई थी अशोक मेहता समिति। कौन सी, अशोक मेहता समिति। ये कब बनाई गई थी, 1977। इसके बाद तीसरी, अर्धांते वाला छोड़ो, अपनी सीधी लिखो, जीवी के राव समिति। ये कब बनाई गई थी, 1985 में। इसके बाद एक वो है ना अपने सिंघवी समिति, हाँ, ML सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, सिंघवी समिति। ये कब बनाई गई थी, 1986 के अंदर। इसके बाद बनाई गई थी आपके PK थुंगन समिति। ये कब बनी थी, 1988। और एक समिति आपके गौडगिल समिति। कौन सी समिति, गौडगिल समिति। ये बनी थी 1988। तो ये कुछ प्रमुख समितियां जो कि बनाई भारत सरकार ने। किसने बनाई, भारत सरकार ने। ये कुछ प्रमुख समितियां और भी खूब सारी है, लेकिन प्रमुख रूप से इनके नाम हमें याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, इनका क्रम पूछ लेते हैं। तो पहले समिति कौन सी बनाई थी, बाद में कौन सी बनाई है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति है, 1950। सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बलवंत राय मेहता समिति, क्योंकि इसी समिति की सिफारिश पर भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी है और पंचायती राज के चुनाव शुरू हुए। पंचायती राज के जो 3 स्तर है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों स्तर किसकी देन है, बलवंत राय मेहता समिति की देन है। तो बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अशोक मेहता समिति, इसके बाद जीवी के राव, LM सिंघवी, PK थुंगन और गौडगिल समिति। इसमें से अगर आप बलवंत राय मेहता समिति के बारे में याद करना चाहो तो इतना सा इसमें याद करना है कि इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। त्रिस्तरीय पंचायती राज की कि पंचायती राज में 3 स्तर होने चाहिए। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। ऐसी सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने। जबकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ठीक है,
एक इसके बारे में याद रखना है आपको, एलएम सिंघवी समिति, इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ये तीन बातें इनके बारे में याद रखा जाए। बाकी समितियों के केवल नाम याद करने हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन सी समितियां गठित की। एग्जाम में सवाल ही पूछ ले सिंपल सा कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है, तो इन समितियों के आपको नाम दे दिए जाएंगे और एक कोई बिल्कुल अलग समिति देंगे। ठीक है, तो अगर आपको इनके नाम ध्यान में रहेंगे तो आप उसमें से सही आंसर कर पाएंगे कि कौन सी समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव, एलएम सिंघवी, पीके थुंगन और गौडगिल समिति है। पीके थुंगन, इसके बाद में जितनी भी समितियां आई है सभी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की है। दर्जा मिला 92 के अंदर। ठीक है, तो एलएम सिंघवी समिति के बाद में पीके थुंगन, गौडगिल, इन्होंने सेम रिकमेंडेशन की है। मैं बता रहा हूं, उसमें फिर ये आपके एलएम सिंघवी ऑप्शन में नहीं होगा। अगर एलएम सिंघवी ऑप्शन में होगा, पहली बार जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात एलएम सिंघवी समिति ने की थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद में पीके थुंगन समिति ने भी सेम रिकमेंडेशन दी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और सेम बात कौन कर रही है? गौडगिल समिति मिल कर रही है। तो इसके बाद में सभी समितियों ने किया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है पहली बार इसी ने किया था, एलएम सिंघवी समिति ने। ये अगर ऑप्शन में नहीं होगी तो फिर आप पीके थुंगन को या गौडगिल को मान सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ समितियां जो कि भारत सरकार ने बनाई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। इसमें से अब कुछ समितियों के हम नाम लिखते हैं जो कि राजस्थान सरकार ने बनाई थी। लिख लिया क्या? ये कौन लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा ना? चलो अब लिखो, हेडिंग लगाओ, राजस्थान सरकार द्वारा गठित समितियां। राजस्थान सरकार द्वारा गठित समितियां। राजस्थान सरकार द्वारा गठित समितियां। इसमें पहली जो समिति बनाई थी राजस्थान सरकार ने, उसका नाम क्या था? सादिक अली समिति। सादिक अली समिति। और ये समिति बनाई थी 1964 के अंदर। कब बनाई थी? 1964। दूसरी समिति बनाई थी राजस्थान सरकार ने, गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास कमेटी बनाई थी। ये कब बनाई? 1973 में। वैसे तो दो ही समितियां महत्वपूर्ण है, फिर भी एक समिति का नाम आप और याद रख सकते हो, हरलाल सिंह खर्रा समिति। ये कब बनाई थी? 1990 में। 88 है कि 90 है? पक्का देख लेना भाई एक बार, मेरे को 1990 याद आ रहा है। है क्या? वाह, चलो। इसके अलावा एक समिति और बनाई थी आपके कटारिया की अध्यक्षता में, कटारिया समिति। ये कब बनाई थी? 2009 में। मेन तो मुख्य रूप से दो समितियां याद रखनी है आपको, सादिक अली और गिरधारी लाल व्यास समिति। सादिक अली समिति राजस्थान सरकार द्वारा गठित पहली समिति है, जबकि गिरधारी लाल व्यास समिति के संबंध में एक बार सवाल पूछा गया था। गिरधारी लाल व्यास समिति ने ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवकों के गठन की बात, ग्राम सेवक का पद सृजित करने की बात की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या होना चाहिए कि ग्राम सेवक होना चाहिए।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्ति की सिफारिश की। हालांकि अब इनको ग्राम सेवक नहीं बोलते हैं, अब इनको क्या बोलते हैं? हाँ, इनको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, क्योंकि सारे ग्राम सेवक जो है ये एक दिन इकट्ठे होकर के और चले गए जयपुर, विधानसभा का घेराव कर दिया और कहा कि हम सेवक थोड़ी हैं, हमें सेवक नहीं कहा जाए, हम भी क्या है? अधिकारी है। तो बोले कौन से अधिकारी हो? कि चूंकि हम गांव में काम करते हैं इसलिए हमारा नाम क्या होना चाहिए? ग्राम विकास अधिकारी। तो वर्ष 2021 के अंदर ग्राम सेवक का नाम चेंज करके क्या कर दिया? ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। आज के बाद में इनको क्या कहा जाएगा भाई? हाँ, आज के बाद ग्राम सेवक ने कहा कि मेरे को किसी ने ग्राम सेवक कह दिया तो थप्पड़ मार दूंगा मैं, मेरे को क्या कहना है? ग्राम विकास अधिकारी करना है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं वीडियो। क्या बोलते हैं? विलेज डेवलपमेंट। ठीक है। तो आज के बाद भी अगर किसी भी ग्राम में विकास अधिकारी को आपके मुंह से निकल गया कि ये ग्राम सेवक जी ये काम कीजिए, तो काम नहीं करेगा वो, क्या कहना पड़ेगा उसको? हाँ, अधिकारी जी, वीडियो कहना पड़ेगा उनको। और वैसे ये बहुत पावरफुल होता है, गांव के अंदर जो है वीडियो बहुत पावरफुल होता है। अपने ऑफिस का सर्वे सर्वा यही होता है। ठीक है, मतलब अपने ऑफिस में जाकर के साइन यही करता है सबसे पहले, और इसने साइन किए कि नहीं किए इसकी जांच भी ये खुद ही करता है। बात समझ रहे हो? मतलब यदि 1 बजे भी जा रहा है तो इसको कोई कहने वाला नहीं है कि आप 1 बजे क्यों आए हो। अपने ऑफिस का सर्वे सर्वा होता है। एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि किस वर्ष ग्राम सेवक का नाम बदल करके ग्राम विकास अधिकारी किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 2000, ध्यान रखना ये। और ग्राम सेवक की नियुक्ति की सिफारिश कौन सी समिति ने की? गिरधारी लाल व्यास। ये जो प्रमुख समितियां हैं भारत सरकार के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा गठित की गई कुछ समितियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब वापस हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है ये पंचायती राज के संबंध में गठित की गई पहली समिति है, और इसी समिति की सिफारिश पर सबसे पहले आपके राजस्थान के अंदर पंचायती राज का गठन किया गया था। ये ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। लिखो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के संबंध में, पंचायती राज के संबंध में गठित पहली समिति है, पहली समिति है तथा इसकी सिफारिश पर, इसकी सिफारिश पर, इसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। स्थापना यानी भारत के अंदर पंचायतों का स्तर कितना होगा? 3 होगा। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की अवधारणा है, यह अवधारणा किसने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। इसी की सिफारिश पर पंचायती राज के 3 स्तर हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज की भारत के अंदर स्थापना की गई थी। 3 स्तर कौन कौन से हम लिख चुके हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर लिखेंगे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, सिफारिश पर सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में किस तारीख को? 2 अक्टूबर 1959 को
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज की स्थापना की गई। तो सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ पर की गई? पूरे भारत में कहाँ पर की गई? राजस्थान में की गई। भारत की बात की जाए तो राजस्थान में की गई थी। और राजस्थान में कहाँ पर की गई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। कहाँ पर की गई? हाँ, तो नागौर के कौन कौन है? हाथ खड़े करो। हाँ, बहुत बढ़िया। नागौर का तो हर क्लास में बहुमत ही होता है, सबसे अधिक नागौर के यहाँ पे। कौन कौन है बाड़मेर के? हाँ, तो बाड़मेर की संख्या भी अच्छी है। चलो, तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज की स्थापना कहाँ पर हुई? राजस्थान में, नागौर जिले में। और कौन से गांव में हुई? बगदरी गांव में। और किस तारीख को हुई? 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज की स्थापना की गई। और ये स्थापना या उद्घाटन किसने किया था? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं आए थे यहाँ पर नागौर पंचायती राज की स्थापना करने के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इस 3 लाइन के अंदर कम से कम 5 से 6 सवाल बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई? राजस्थान में। राजस्थान में इसकी स्थापना कौन से जिले में की गई? नागौर में की गई। और नागौर में किस तारीख को की गई? 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये ध्यान रखना, अभी बलवंत राय मेहता समिति जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति ये बनी थी आपके जनवरी 1957 के अंदर, और इसने अपनी सिफारिशें, अपनी रिकमेंडेशन दी थी नवंबर 1957 के अंदर। ठीक है, तो जनवरी 1957 में तो इसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? जनवरी 1957। और इसने अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की? सिफारिशें कब प्रस्तुत की? नवंबर 1957 के अंदर। और इसकी सिफारिशों को स्वीकार कब किया गया? तो 1958 में इसको स्वीकार किया गया और 59 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर को पंचायती राज की स्थापना कर दी गई। आ रही बात समझ में? और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये तो भाई पंचायती राज की स्थापना हो गई। अब 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई। स्थापना के बाद में 11 अक्टूबर को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर इसके चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, तो चुनाव करवाने वाला या बलवंत राय मेहता समिति को सबसे पहले लागू करने वाला कोई स्टेट था, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? हालांकि हमें स्टेट पॉलिटी पढ़नी है, इसलिए हमें जो है राजस्थान से बाहर की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो राजस्थान में चुनाव कब हुए? 1959 में स्थापना हुई। राजस्थान में पहला चुनाव होता है 1960 के अंदर। कब होता है? 1960 में। हालांकि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, लेकिन 1960 से इसके चुनाव होना शुरू हो गए थे। 1960 में सबसे पहले पंचायत विभाग के द्वारा इसके चुनाव करवाए गए और इसके बाद में लगातार जो है इसके चुनाव होते रहे। और 2023 तक जो है पंचायती राज संस्थाओं के कितने चुनाव हो गए? 11 चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, 11 बार जो है पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। लेकिन 1992 से पहले पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है वो कौन करवाता था? चुनाव विभाग करवाता था या पंचायत विभाग करवाता था। 1992 के बाद में राज्यों के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। उसके बाद जो है वो चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाने लग गया। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया।
अब हम बात करेंगे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात। लिख लिया होगा। अब आप हेडिंग लगाएंगे 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 लिखेंगे। इस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची तथा 9वां भाग या भाग 9 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भाग 9 व अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए। ठीक है। इसके तहत संविधान में एक तो जोड़ी गई अनुसूची, कौन सी? 11वीं, और उसके अलावा संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 9, और भाग 9 के अलावा अनुच्छेद जोड़े गए 243 से 243 ओ तक। लगभग 16 कितने अनुच्छेद हो गए? ये 16 अनुच्छेद जो है इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान है। मैंने अभी आपको यही बताया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन के बाद में, लेकिन इसके चुनाव पहले से शुरू हो गए थे। तो ऐसा क्यों किया गया? जब चुनाव पहले से हो ही रहे थे तो इनको संविधान में दर्जा देने की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब तक पंचायती राज संस्थाएं संविधान का हिस्सा नहीं थी तब तक पंचायती राज संस्थाओं को जो है वित्त की उपलब्धि नहीं हो पाती थी, धन नहीं मिल पाता था। यानी पंचायतों को जो है शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी, उनके पास में कोई कार्य नहीं थे, इसके अलावा कार्य करवाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे। ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, और राज्य वित्त आयोग बाद में पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा करता, और समीक्षा के बाद में सरकार को ये सलाह देता कि इस पंचायत को इतने रुपयों की आवश्यकता है, इतने रुपए इसको दिए जाए, संसाधन दिए जाए, ताकि उन संसाधनों के द्वारा पंचायतों का विकास हो सके, वहाँ पर कार्य किए जा सके। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को कुछ शक्तियाँ भी प्रदान की गई। शक्तियाँ किस प्रकार की? पंचायतों में जो है टैक्स लेने की शक्ति। ठीक है। क्योंकि अगर जो ग्राम पंचायतें हैं या सरपंच है, अगर टैक्स लेगा तो टैक्स के द्वारा उसको इनकम होगी, और उस इनकम को बाद में वो उस गांव के विकास के लिए खर्चे कर सकता है। तो संवैधानिक दर्जा देने के बाद में पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्राप्त हो गई, और इन वित्तीय शक्तियों के माध्यम से उसने पंचायतों में काम करना शुरू किया। इसीलिए जब तक इनको वित्तीय शक्तियां नहीं मिली थी संविधान संशोधन से पहले, जितने भी चुनाव हुए उन चुनाव में जो लोग सरपंच बने 1960 से लेकर के और 1995 तक, क्योंकि इसके द्वारा चुनाव 1995 में हुआ था, लागू तो हो गया था आपके 93 में, लेकिन चुनाव कब हुए? 95 में। तो 60 से 95 के बीच में जो व्यक्ति सरपंच बना वो बर्बाद हो गया। ठीक है। बर्बाद होने का मतलब है दिवालिया हो गया बाद में, क्योंकि उसके पास वित्तीय पावर थे नहीं। गांव वालों ने सरपंच तो बना दिया, अब सरपंच को करना पड़ता है खर्चा। तो कोई व्यक्ति जो अमीर था वो हो गया गरीब। ठीक है। गाड़ी घोड़े उसके पास जितने भी थे सारे बिक गए, क्योंकि शुरुआत में सरपंच बने कौन? जो पैसे वाले लोग थे। भाई नेतागिरी कौन करेगा?
जिसके पास पैसे होंगे, जिस व्यक्ति को पहले से ही उसके खाने के भी दाने नहीं है उसके पास में, या उसको भूख लगी हुई पहले से, तो पहले वो उस भूख का इंतज़ाम करेगा, पहले रोटी का इंतज़ाम करेगा। जब उसका पेट भर जाता है तब उसके बाद में उसको राजनीति की बातें याद आती है। तो उस समय जो पैसे वाले लोग थे, पैसे वाले लोगों ने जो है सरपंच के चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद उनको पता चला कि शक्तियाँ कुछ है ही नहीं, पैसे कहाँ से लेकर के आए। अब मान लो कि उसने गांव में कोई भी खर्चा नहीं करवाया, तो भी बाहर से अगर कोई भी अधिकारी आएगा तो कहाँ रुकेगा, वो सरपंच के पास रुकेगा। कोई एमएलए आएगा गांव के अंदर, तो एमएलए के लिए रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा, सरपंच साहब करेंगे। ठीक है, कोई भी बड़ा अधिकारी आ गया, नेता आ गया, कर्मचारी आ गया, कोई भी आ गया, तो उसके लिए व्यवस्था गांव में कौन करेगा, सरपंच करेगा। इसके अलावा गांव वाले परेशान कर देते भाई, गांव वालों को पता है कि सरपंच साहब आप काम नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा, वो सरपंच साहब से खर्चा करवा लिया करते थे। तो ऐसी कंडीशन में सरपंच हो गए बेचारे गरीब, जिसके पास में गाड़ी घोड़े वगैरह थे सारे बिक गए बाद में। ये तो आप जो सरपंच के ठाट बाट देख रहे हो, ये ठाट बाट 1995 के बाद के हैं। 1995 में जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, वित्तीय पावर मिले, तब इनके पास पैसे आए। तब आप देखते हो कि सरपंच जिसके पास मोटरसाइकिल थी, सरपंच बनने के बाद स्कॉर्पियो लेकर के आ गया वो। अब वो स्कॉर्पियो में घूम रहा है, या 2 बार बन गया तो वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है? हाँ, तो ये जो ठाट बाट है, ये ठाट बाट जो है ना, ये बाद के 1995 के। पहले तो कोई व्यक्ति सरपंच का चुनाव है लड़ना पसंद नहीं करता था, लोग जबरदस्ती लड़ा लिया करते थे सरपंच का चुनाव कि आप लड़ीजिए, हम आपको जिताएंगे। तो जिस व्यक्ति के दिनमान खराब आते थे उसको सरपंच का चुनाव है लड़वाते थे। तो इसीलिए पंचायतों को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया, तो इसका उल्लेख किया गया 11वीं अनुसूची के अंदर। इसके अलावा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तहत इनका उल्लेख किया गया। और पंचायतों को कितनी शक्तियां दी गई, कितने कार्य सौंपे गए, तो हम लिखेंगे 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय 29 विषय सौंपे गए। 29 विषय सौंपे गए। 29 विषय का मतलब होता है 29 काम। उनको 29 काम बता दिए लिस्ट बना करके कि ये काम आपके हैं। अब जब इनके पास काम होंगे तो काम के लिए सरकार को क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। जिस नेता ने सबसे अधिक काम करवाया है, मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा पैसे उसी ने कमाए हैं, क्योंकि जब काम करवाएगा तभी तो। 29 विषय जब सौंप दिए तो सरकार ने इसको पैसे दिए सरपंच को, और सरपंच ने बाद में पैसों को ढंग से ठिकाने लगाया बाद में। तो गांव में तो सरपंच होता है और एक होता है आपके ग्राम सेवक। ग्राम सेवक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, तो हाँ, इन दोनों के अथक प्रयास से ही गांव का विकास होता है। ये दोनों मिलकर के प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को मंजूरी कौन देता है, जब तक वीडियो के साइन नहीं होंगे गांव में कोई भी काम नहीं हो सकता। तो साइन करने के लिए भी सरपंच साहब जो है वीडियो को गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं, हाँ, इसकी बहुत सहायता करते हैं। तो वीडियो साहब बाद में इसके ऊपर साइन कर देते हैं और दोनों आपस में मिलकर के गांव का विकास करते हैं। ठीक है, तो ये 29 विषय इसके तहत सौंपे गए। अब ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ये लागू कब किया गया, तो यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल, कितनी तारीख को, 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। संपूर्ण भारत में लागू हो गया। संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में लागू हो गया। इसीलिए हम 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज
दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 24 अप्रैल जो है बेहद महत्वपूर्ण है। यह आपकी हिस्ट्री में भी, आपके पॉलिटी के अंदर भी कई जगह आपने डेट पढ़ी होगी। आप सबसे पहले पढ़ते हो जब आपने पढ़े होंगे प्रजामंडल आंदोलन। पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े? किसी ने तो पढ़े होंगे आप में से, 2-4 तो ऐसे होंगे। हाँ, तो प्रजामंडल आंदोलन में आपने पढ़ा होगा मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? उस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी किस तारीख को हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को। तो ये डेट जो है, इसके अलावा भारतीय राजनीति में जो सबसे हाई प्रोफाइल मुकदमा है, जो सबसे हाई प्रोफाइल केस है, जिस केस ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों को चेंज किया, वो केस कौन सा है? केशवानंद भारती मुकदमा। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। इस केस ने भारतीय राजनीति के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए। तो वो केस भी कब हुआ था? उसका निर्णय कब आया था? 24 अप्रैल 1973। ठीक है, इसके अलावा ये डेट और महत्वपूर्ण है। इस दिन 24 अप्रैल 1973 को ही भारत के सबसे महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म भी किस तारीख को हुआ है? 24 अप्रैल 1973 को ही हुआ है। इधर से तो डिसीजन आ रहा था केशवानंद भारती केस का, इधर एक क्रिकेटर का जन्म हो रहा था। हाँ, इधर फैसला आया केशवानंद भारती का, इधर फैसला हो गया भारतीय क्रिकेट का। इंडियन क्रिकेट के अंदर अगले 40 वर्ष तक कौन राज करेगा? सचिन रमेश तेंदुलकर। यहाँ तक लिख लिया क्या? तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ये भारत में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन राजस्थान में 1 साल बाद लागू हुआ। राजस्थान में पंचायती राज संशोधन अधिनियम कौन सा लगता है? 1994 में लगता है। कौन सा? 1994। और वो कब लागू होता है? इससे एक दिन कम, 23 अप्रैल। और 1 साल इधर एक जोड़ना है, इधर एक कम करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। तो हम हर बार 1 साल जो है लेट ही चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम बाकी सब ने लागू किया 93 में, हमने किया 94 में। आरटी एक्ट पूरे देश में लागू हुआ 9 में, हमने कब किया? हाँ, तो हम 1 साल बाद ही करते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। राजस्थान में होगा, और तो कहाँ होगा? 1994 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। ये तो आपकी क्लास 3rd ग्रेड की है, वरना केशवानंद भारती केस पर अगर पढ़ा जाए तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्लास चाहिए और डिटेल से उसके ऊपर चर्चा हो, तब जाके आप समझ पाओ कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ था उस केस के माध्यम से। ठीक है? हैं? अरे शॉर्ट में से नहीं बता सकते, कुछ बातें जो होती है डिटेल में करने की होती है। हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं होता है, ये शॉर्टकट के चक्कर में कई बर्बाद हो गए। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। अब लागू होने के बाद क्या होगा? ये लागू तो हो गया, लागू होने के बाद क्या करेंगे? हैं? तो चुनाव तो करवाएंगे। तो चुनाव करवाने से पहले इनका संविधान में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से उल्लेख किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे संविधान में उल्लेख, या हम लिखेंगे पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद
कौन कौन से अनुच्छेद है जो कि पंचायती राज से संबंधित है और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 ए। कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है? 243 से 243 ओ तक इसका उल्लेख है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 243 से ए पढ़ेंगे। ए से लगाकर ओ तक पूरे पढ़ेंगे क्या? पूरे 16 ही पढ़ लेंगे? हाँ, सारे नहीं पढ़ाऊंगा, फिर ये थोड़ी पढ़ाने है मेरे को, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने क्या आपको? हालांकि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको, बाकी आपको इतना भी नहीं पढ़ाएंगे, मैं बहुत ही डिटेल से आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखिए आप 243 ए ग्राम सभा। क्योंकि आपका लेवल कितना है? पहले से 5वीं। अरे कुछ 6 से 8 भी है। हाँ, तो 8 भी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा लगता है क्या आपको? हैं? हाँ, तो उस हिसाब से उतना ही पढ़ना है, मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। लिखो इधर 243 से सवाल यहीं से पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में कम से कम करोड़ों बार पूछ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा का उल्लेख है, हैं? हाँ, अरे तो मुगल काल से पूछ रहे हैं इसको। मुगल काल से सवाल आ रहा है कि ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में है? 243 ए में किया गया है। सिंपल से सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है इसमें बहुत डीप तक पढ़ता है, वो बहुत डीप तक पढ़ता है, सवाल पूछते हैं ऊपर से कि ग्राम सभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, वो भी माथा पीट लेता है वहाँ पर, ये तो पढ़ के ही नहीं आया। मैं इतना पढ़ के आया कि ग्राम सभा क्या होती है, इसकी बैठक कितनी बार होती है, ठीक है, और इसके बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, और पहली ग्राम सभा कौन सी बनी थी, पढ़ के तो वो ये गया और पूछ लिया क्या कि उल्लेख कहाँ पर किया गया है, कौन से आर्टिकल में है। सबसे पहले शुरुआत में किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का। पंचायती राज के हमने 3 स्तर पढ़े थे, तो क्या इसमें ग्राम सभा है क्या? है क्या ग्राम सभा? 3 स्तर का नाम हमने लिखा था, कौन कौन से स्तर लिखे थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और कई जो है ग्राम पंचायत को ही ग्राम सभा मान लेते हैं। ग्राम पंचायत अलग है और ग्राम सभा अलग है, ये ध्यान रखना। अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको, और समझाने के बाद भी कईयों के सवाल आएंगे, सर ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा एक ही होती है या अलग अलग होती है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अरे सवाल ऐसे पूछते हैं, आपको पता है क्या? आपको कमेंट अगर दिखे यहाँ से तो आप हंस हंस के पागल हो जाओ, ठीक है, इसलिए मैं आजकल देखता नहीं हूँ इधर। तो ग्राम सभा 243 से ये किसका उल्लेख किया गया है? ग्राम सभा का उल्लेख किया गया। अब ये ग्राम सभा क्या होती है? नाम से सब स्पष्ट हो रहा है। ग्राम सभा का मतलब होता है गांव की सभा, ठीक है, कोई भी गांव है, उस गांव के अंदर वे सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर होंगे जो वोट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? वोट दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं सिंपल उसको कि जिस व्यक्ति का नाम गांव की जो निर्वाचक नामावली होती है, वोटर लिस्ट होती है, उस वोटर लिस्ट के अंदर जिस व्यक्ति का नाम है, वे सारे व्यक्ति उस ग्राम सभा के क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, तो ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं यहां पे कि ग्राम सभा का सदस्य होता है, ऑप्शन ए गांव का 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, आप इसी पर टिक लगा के आओगे, आप नीचे देखोगे नहीं। ऑप्शन बी 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला। ऑप्शन सी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष। और ऑप्शन डी जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होता है। हाँ, ये तो मैंने बता दिया आपको, वरना आप ये करके आते हैं कि जो भी 18 वर्ष का हो गया है, 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन मतदाता होने के लिए आवश्यक है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में। मैं कई क्लास में देखता हूँ कि कई मेरे को मिलते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है, यानी वो भारत के नागरिक तो है। नागरिक क्यों है?
क्योंकि उन्होंने जन्म कहाँ लिया है, लेकिन वे लोग जो है मतदाता नहीं होते हैं, क्योंकि उनका नाम जो वोटर लिस्ट में उसमें अधिकांश मिलती है लड़कियां। ठीक है, हाँ लड़कियों के इनमें से मिल जाएंगे। हाथ खड़े करो, देखे कौन कौन है, ये देख लो। अरे मुझे पता है, तो लड़कों में से कौन कौन है? लड़कों में कोई नहीं होता ऐसा, लड़के सारे जो है अपना नाम जुड़वाते हैं, क्योंकि इनको वोट देना होता है। हाँ, कई 2 वोट भी लेके आते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, वोटर लिस्ट में जो है सबका नाम होना चाहिए। मतदान का जो अधिकार है वो भारत में महिलाओं को दिया गया है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने संविधान के लागू होने के साथ ही महिलाओं को वोटिंग राइट दिए। वरना जिन देशों को आप मॉडर्न स्टेट बोलते हो, मॉडर्न कंट्रीज बोलते हो, जिसको आप कहते हो कि ये देश जो है बहुत अधिक आधुनिक है, उससे अमेरिका ने भी अपने संविधान के लागू होने के बहुत सालों के बाद में महिलाओं को वोटिंग राइट दिए थे। 1789 में आज़ाद हुआ था अमेरिका। ठीक है, इसके बाद में इसका संविधान बना था। और अमेरिका के संविधान का जब निर्माण हुआ था, संविधान के निर्माण के समय अमेरिका में केवल पुरुषों को ही वोटिंग राइट दिए गए थे, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो लेकिन भारत ऐसा देश है जिसने जब संविधान लागू होते ही कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब है कि चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे ट्रांसजेंडर है, कोई भी है, यदि वो इंसान है, भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वह व्यक्ति भारत में वोट कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर आपको अधिकार गलत दे दिया, नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? तो हम लिखेंगे इसमें कि गांव का प्रत्येक सदस्य जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है, मतदाता सूची में दर्ज होता है। मतदाता सूची को आप बोल सकते हो निर्वाचक नामावली। गांव का प्रत्येक सदस्य जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा का सदस्य होता है। कौन होता है? गांव का हर वो मेंबर जिसका नाम किसमें हो, गांव की जो वोटर लिस्ट है, जो निर्वाचक नामावली है। निर्वाचक कई बार शब्द है इस प्रकार से आ जाते हैं जो आपके समझ में नहीं आते हैं। ये क्या लिखा है? निर्वाचक नामावली, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है वह प्रत्येक सदस्य जो है वो ग्राम सभा का भी सदस्य होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ग्राम सभा होती है, इस ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच साहब करेंगे? ग्राम विकास अधिकारी करेगा? सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है। अधिकारी का ये काम थोड़ी होता है बैठ के करना, ये पॉलिटिकल काम होते हैं। अधिकारी के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, हाँ, बैठ के वगैरह सब सरपंच करता है। अधिकारी तो केवल सरपंच से मिलता है, इससे ही डील करता है, इसके साथ बैठक करता है। हाँ, एक ये बोल रहा है कि आप चुनाव लड़ो, आपको सरपंच बना देंगे। तो मैं सरपंच बन नहीं सकता, क्योंकि सरपंच बनने के लिए मेरा जो वोटर लिस्ट में नाम है वो किसी गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए, और मेरा जो नाम है वो शहर में है, तो मैं सरपंच नहीं बन सकता। ठीक है,
आपने जो मेरे को क्या बोलते हो प्रस्ताव दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पर विचार नहीं कर सकता फिलहाल। ये लिख लिया क्या? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। कौन करेगा? सरपंच करेगा। अब जो ग्राम सभा की बैठकें वो साल में कितनी बैठकें होती हैं? कितनी होती है? संविधान में 2 बैठकों का ही उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की 1 वर्ष के अंदर 2 बैठकें, कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य है। लेकिन जो राजस्थान गवर्नमेंट है, राजस्थान सरकार ने 4 बैठकों का प्रावधान कर रखा है। कितनी बैठकों का? 4 बैठकों का प्रावधान कर रखा है। और कब कब कर रखा है? हाँ, एक तो आपके 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, एक आपके गांधी जयंती 2 अक्टूबर, एक आपके मजदूर दिवस। कब आता है मजदूर दिवस? 1 मई को आता है। तो ये 4 बैठकों का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है। यहां तक लिख लिया क्या? नहीं लिखा? आज के बाद मुझे किसी ने बोल दिया नहीं लिखा। मैं कितनी देर से तो बता रहा हूं आपको और नहीं लिख रहे हो। मैं जब समझा रहा होता हूं उस समय आपको समझना है, जब मैं लिखा रहा होता हूं उस समय लिखना है। इसके अलावा भी मैं आपको टाइम देता हूं जब मैं आपको अन्य बातें बताता हूं। वो इसीलिए ताकि बाकी बच्चे लिख लें, और जिन्होंने लिख लिया है कम से कम वो बोर नहीं हो, उनका भी मनोरंजन होता रहे। उस समय आपको मेरी तरफ नहीं देखना है, लिखना है। तो हम लिखेंगे संविधान में ग्राम सभा की 2 बैठकें का उल्लेख किया गया है। या कह सकते हैं कि 2 बैठक होना अनिवार्य है। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठक होना अनिवार्य है। कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने ग्राम सभा की यहाँ पे करना है कम से कम मिनिमम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक। राजस्थान सरकार ने ग्राम सभा के लिए 4 बैठकों का प्रावधान किया है। 4 बैठकों का प्रावधान किया है। और 4 बैठकें कब कब होगी? तो कहा कि पहली बैठक तो होगी 15 अगस्त के आसपास। 15 अगस्त वाले दिन नहीं होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त लिखा हुआ है तो 15 अगस्त को बैठक होगी। 15 अगस्त को तो सारे गांव वाले गए होते हैं गांव की स्कूल में, वहाँ लड्डू बन रहे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे लड्डू खाने के लिए जाएंगे, वो बैठक में नहीं आएंगे। 15 अगस्त के आसपास हो सकती है, इसके 5-7 दिन पहले हो सकती है, या फिर, लेकिन डेट दी गई है 15 अगस्त। दूसरा आपके 26 जनवरी, तीसरा होता है आपके 1 मई, और चौथी होती है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 2 अक्टूबर। इसके अलावा भी विशेष परिस्थितियों में 2 बैठकें और बुलाई जा सकती है। वो कौन कौन सी है? एक तो महिला दिवस को और एक बाल दिवस को। महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च को। और बाल दिवस कब आता है? 14 नवंबर को। कब आता है? 14 नवंबर को। तो विशेष परिस्थितियों में 8 मार्च और 14 नवंबर को भी बैठकें बुलाई जा सकती है, लेकिन आपकी किताबों में 4 ही बैठक का प्रावधान लिखा गया है। तो आपको 4 का ध्यान रखना है। बाकी 2 का केवल मेरे को ही पता है, वो मैं बता दिया मैंने आपको, लिखाऊंगा नहीं। 4 बैठकों का प्रावधान किया गया। किसके अनुसार है? यहाँ ग्राम सभा लिखना है। राजस्थान सरकार ने ग्राम सभा के लिए 4 बैठकों का प्रावधान किया है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर। और ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है, ये लिखा दिया। इसके अलावा और क्या लिखाना है? राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत
पहली ग्राम पंचायत कौन सी है? जयपुर में एक जगह है मुआना, तो मुआना में पहली ग्राम पंचायत बनाई गई थी। अरे ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा, ग्राम में सभा। ठीक है, तो ये जो ग्राम सभा है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछते हैं। ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं ये सवाल पूछ लेंगे। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर ग्राम सभा की कितनी बैठकें संविधान के अनुसार ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बैठक का उल्लेख किया गया है। संविधान में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक का, और कम से कम 2 बैठक का मतलब है 1 साल का बात है, यहाँ पर 1 महीना मत कर लेना, 1 वर्ष में। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में 2 बैठक, या 1 वर्ष की बात की गई है। 1 वर्ष में 2 बैठक का प्रावधान किया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने 1 साल में 4 बैठक का प्रावधान कर रखा है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल पढ़ा हमने? 243A ग्राम सभा पढ़ा है। अब क्या पढ़ेंगे? 243B पढ़ेंगे। 2-4 शुरुआत वाले तो पढ़ाई देता हूँ, B, C, D तो अनुच्छेद 243B, और B में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। अभी तक किसकी बात कर रहे थे अपन? उसमें ग्राम सभा की बात है, पंचायतों की बात नहीं की अभी हमने, वो तो ग्राम सभा है। ठीक है, और ग्राम सभा में कोई भी पॉलिटिकल मेंबर नहीं होता है, गांव के लोग होते हैं। गांव के लोग आपस में सभा करते हैं और आपस में जो अपनी समस्याएं हैं वो किसको बताते हैं? सरपंच को बताते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पंचायतों के गठन की, और पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 243B में किया गया है। इसके तहत राज्य में 3 स्तर पर, राज्य में 3 स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, पंचायतों का गठन किया जाएगा। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। और 3 स्तर कौन कौन से? तो ग्रामीण स्तर पर, ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। खंड स्तर पर ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, पंचायत समिति। जबकि जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये उल्लेख किसमें किया गया है? 243B में, कि पंचायतों का गठन कौन कौन से स्तर पर, पंचायती राज के किस स्तर का गठन किया जाएगा? ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ये 243B में उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 243C, तो पंचायती राज के ये जो 3 स्तर है, इन 3 स्तर का उल्लेख किस समिति ने किया था? त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने। और द्विस्तरीय की बात किसने की थी? अशोक मेहता ने। ठीक है, इसके बाद आपके अनुच्छेद 243C, 243C और C के अंदर है
पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। तो पंचायतों की संरचना कैसी होगी? संरचना का मतलब है कि पंचायतों में कौन कौन होंगे, ग्राम पंचायत में कौन कौन होंगे, पंचायत समिति में कौन कौन होंगे और जिला परिषद में। अब कौन कौन का मतलब क्या होता है? कौन कौन का मतलब है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होगा और बाकी सदस्य कौन कौन होंगे इसमें, इस प्रकार से। और उनका चुनाव किस प्रकार से होगा तो आप सभी को पता होगा। आप सभी को पता होगा कि जो ग्राम पंचायत होती है, उस ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड होते हैं। मैं हालांकि बाद में लिखाऊंगा, आपको अभी लिखना नहीं है। अभी मैं जितना समझा रहा हूँ एक बार ये लिखना है, पंचायतों की संरचना, और उसके अंदर मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि ग्राम पंचायत है, यह है ग्राम पंचायत। अब सबसे पहले बात आती है कि ग्राम पंचायत का जो गठन है वो गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाएगा, यानी किसी गांव की पॉपुलेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए कि उसको ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए 3000। कितनी होनी चाहिए पॉपुलेशन है? अगर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या 3000 है कम से कम, तो उसको ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। और यदि 3000 जनसंख्या उसकी है तो 3000 की जनसंख्या के ऊपर उस गांव के अंदर 9 वार्ड बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? 9 वार्ड बनाए जाएंगे। और यदि मान लीजिए जनसंख्या 3000 से ज़्यादा है तो प्रति 1000 पर 2 वार्ड क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मान लीजिए जनसंख्या 3000 के अलावा मान लीजिए किसी गांव में जनसंख्या 4000, कितनी है? जनसंख्या 4000 है, तो 3000 से 1000 एक्स्ट्रा होगी, 1000 एक्स्ट्रा है, तो 1000 एक्स्ट्रा होते ही उस गांव में वार्डों की संख्या कितनी होगी? अब 9 + 2 कितनी हो जाएगी? यदि किसी गांव की जनसंख्या है 5000, कितनी है? 5000, तो 1000 पर 2 एक्स्ट्रा करने हैं, 2000 पर 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी अब गांव में वार्ड कितने हो जाएंगे? कुल मिलाकर के जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि किसी भी ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, हम शुरुआती स्टेज में मानते हैं कि किसी गांव के अंदर किसी ग्राम पंचायत में जनसंख्या कितनी है? 3000, और वहां पर वार्ड कितने हैं? वहां पर 9 वार्ड है। अब इस 9 वार्ड के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे और प्रत्येक वार्ड से जो सदस्य चुना जाएगा उसको कहा जाएगा वार्ड पंच। क्या कहा जाएगा? उसको वार्ड पंच कहा जाएगा। प्रत्येक वार्ड का एक पंच होता है, एक सदस्य होता है जिसको जनता चुनती है। कौन चुनती है भाई? वार्ड पंच को कौन वोट देते हैं? उस वार्ड के जो मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उस वार्ड के जो वोटर होते हैं वही तो वार्ड पंच को वोट करेंगे। इसका मतलब है कि वार्ड पंच का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ये 9 वार्ड से 9 वार्ड पंच चुने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। क्या बोलते हैं उसको? सरपंच बोलते हैं। अब सरपंच का चुनाव भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष ही होता है। सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब अब सरपंच को कौन वोट देंगे? वार्ड पंच नहीं देते। सरपंच को 9 वार्डों की जनसंख्या जो होती है, टोटल पॉपुलेशन 3000 जो है, ये 3000 की जनसंख्या में जो लोग वोटर हैं, जो वोट डालते हैं, वो सभी लोग सरपंच को भी वोट करेंगे। इसका मतलब सरपंच का चुनाव भी कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। एक इसमें होता है उप सरपंच। कौन होता है? उप सरपंच होता है। उप सरपंच का चुनाव जो होता है ये प्रत्यक्ष नहीं होता। ये कैसा होता है? ये अप्रत्यक्ष होता है। और ये वार्ड पंच अपने में से ही किसी एक सदस्य को उप सरपंच चुनते हैं। कुल मिलाकर के पंचायतों की संरचना की हम बात कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले हमने किसकी संरचना की बात की? ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन लोग होंगे? वार्ड पंच होगा, उप सरपंच होगा और सरपंच होगा। वार्ड पंच, सरपंच और उप सरपंच होगा। अब इसमें वार्ड पंच को वोट कौन करेगा? वार्ड की जनता करेगी प्रत्यक्ष रूप से। सरपंच का चुनाव भी कैसा होगा? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होगा। लेकिन उप सरपंच को वार्ड पंच अपने में से ही चुनते हैं, इसलिए उप सरपंच का चुनाव कैसा होगा? बात समझ में आ गई क्या? ऐसे कैसे आपके होता है पंचायत समिति में? किसमें होता है कि पंचायत समिति की संरचना कैसी होगी? तो पंचायत समिति में कौन कौन होते हैं? पंचायत समिति में एक तो होता है उसका अध्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं?
प्रधान। उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? उप प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप प्रधान बोलते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान बोलते हैं और उपाध्यक्ष को उप प्रधान बोलते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड से जो सदस्य होता है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। अब पंचायत समिति में कितने वार्ड होंगे? तो पंचायत समिति का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर पंचायत समिति बनाई जाती है और 1 लाख की जनसंख्या जो होती है उस पर वार्ड कितने होते हैं? 15 वार्ड होते हैं। इसका मतलब 15 वार्ड से एक सदस्य चुना जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? पंचायत समिति का। 15 वार्ड हो गए पंचायत समिति में, और प्रत्येक वार्ड से एक मेंबर को, एक सदस्य को जनता चुनेगी। जनता सीधे वोट करती है सदस्यों को, और जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों को क्या बोलेंगे? पंचायत समिति। ये पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव कैसा हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन प्रधान और उप प्रधान का चुनाव है यह प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। यानी पंचायत समिति के सदस्य अपने में से ही प्रधान और उप प्रधान को चुनते हैं। आ रही बात समझ में? तीसरा जो स्तर है इसमें जिला परिषद। कौन सा है? जिला परिषद है। और जिला परिषद की संरचना क्या होती है? तो इसमें जो इसका अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं? जिला प्रमुख बोलते हैं। और दूसरा कौन होता है? उप जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? उप जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं जिला परिषद सदस्य। ये 3 इसके अंदर इसकी संरचना में होते हैं। अब इसमें भी ठीक वही स्थिति होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि जिला परिषद का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाएगा। तो इसका गठन किया जाता है 4 लाख पर। किस पर? 4 लाख की जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। और 4 लाख पर वार्ड कितने होते हैं? 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17 वार्ड होते हैं। यानी 17 वार्ड में प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य को चुना जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिला परिषद का सदस्य बोलेंगे। तो जिला परिषद के सदस्य का चुनाव कैसे हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा हो रहा है। और ये सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को जिला प्रमुख और दूसरे को उप जिला प्रमुख चुनते हैं। यहाँ पर आपकी एक बात समझ में आई होगी कि पंचायती राज की संरचना के अंदर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किन किन का होता है और अप्रत्यक्ष रूप से किस किस का होता है। तो जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो पंचायत समिति के हैं, चाहे जिला परिषद के हैं, चाहे ग्राम पंचायत में वार्ड पंच है, उन सभी का चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा, यानी जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके अध्यक्ष होते हैं, वो चाहे जिला परिषद में अध्यक्ष है, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। इसके अलावा पंचायत समिति में है आपके प्रधान और उप प्रधान। ठीक है। इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन प्रमुख में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है सरपंच, जिसका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। बाकी सभी का चुनाव कैसे होता है? यानी सदस्य ही अपने में से करते हैं, लेकिन सरपंच को भी जनता चुनती है। ठीक है। तो और उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? बात समझ में आई क्या? यह संरचना में उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको यही लिखा रहा था, इसमें लिखो। पंचायत समिति और ग्राम पंचायत दोनों कैसे होगी? तो ऐसा तो होगा ही ना। वो तो अब मान लो कि किसी गांव की जनसंख्या 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख है। तो यहाँ पर क्या बनेगी? पंचायत समिति बनेगी। ठीक है। अब लेकिन इस गांव के अंदर भी तो बहुत सारे गांव होते हैं। एक पंचायत समिति में बहुत सारे गांव नहीं होते क्या? अब कई गांव जो है छोटे छोटे गांव होते हैं, और प्रत्येक गांव में क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी। इसका मतलब पंचायत समिति के अंडर कौन हो गई? पंचायत समिति के अंदर जो है बहुत सारी ग्राम पंचायतें हो जाएगी। हाँ, मेरी बात नहीं समझे। फिर पहली बात तो आप गांव किसको मानोगे? हैं? हाँ। तो 1 लाख जिसकी जनसंख्या, क्या वो गांव नहीं होता क्या? वो भी गांव होता है। तो ये जो तीनों ही गांव ही है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों ही क्या होते हैं? ये गांव ही तो होते हैं। तभी तो हम इसको बोलते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपकी मैं बात क्लियर कर देता हूँ। जिला परिषद के अंदर पंचायत समितियां भी होगी और ग्राम पंचायत भी होंगे, और पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत होगी खूब सारी। हो गया क्लियर?
अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा लोड नहीं लेना है। वे आपको कौन सा चुनाव लड़ना है? हाँ, तो सीधा सा है कि भारत में क्या है, बहुत सारे राज्य हैं। अब आप कह लोगे कि मैं, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के हो, तो आप ये कहोगे क्या कि मैं राजस्थान का हूँ कि भारत का हूँ? तो राजस्थान के हो तो भारत के स्वतः ही हो गए, या भारत के हो तो भारत के अंदर आप राजस्थान के हो सकते हो, पंजाब के हो सकते हो, बिहार के हो सकते हो, यूपी के हो सकते हो। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि आप राजस्थान के और भारत के नहीं हो? ऐसा तो वही बात है, आपके प्रश्न का उत्तर इसी में है। वो 243D में पढ़ेंगे, अभी सही पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, लिखो इसमें कि ग्राम पंचायत में या मैं इनमें इसे लिख देता हूं ग्राम पंचायत, और इसके आगे लिख देता हूं मैं आपके सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। सरपंच, क्योंकि संरचना पढ़ रहे हैं हम, तो ग्राम पंचायत की संरचना क्या होती है, उसमें सरपंच होंगे, उप सरपंच होंगे और वार्ड पंच होंगे। जबकि पंचायत समिति में कौन कौन होंगे? प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। और तीसरा है जिला परिषद। और जिला परिषद में कौन कौन होते हैं? तो जिला प्रमुख होता है, उप जिला प्रमुख होता है और जिला परिषद सदस्य। अब इसमें नोट लगा के लिखना है आपको, नोट, या मैं इसमें हेडिंग लगा देता हूँ चुनाव। इनका चुनाव कैसे होता है? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के वार्ड पंच तथा सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, जबकि उप सरपंच का चुनाव वार्ड पंच करते हैं। कौन करते हैं? वार्ड पंच करते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है तथा प्रधान व उप प्रधान का चुनाव तथा पंचायत समिति के सदस्य अपने में से एक को प्रधान व दूसरे को उप प्रधान चुनती है। समझ में आ रहा है क्या? तीसरा पॉइंट आप खुद लिख लोगे, लिखो। देखिए, तीसरा में लिखना है आपको कि जिला परिषद में, इसी के हिसाब से लिखना है कि जिला परिषद में सदस्यों का चुनाव कौन करती है? प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। और जिला परिषद के सदस्य
अपने में से जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव है। हाँ, ये खुद लिखो। हाँ, लिखो लास्ट वाली लाइन। जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। तो तीसरी लाइन मैंने आपको खुद लिखने के लिए कहा था ना, वो लाइन बोल रहा हूँ मैं कि जिला परिषद में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है तथा जिला परिषद के सदस्य अपने में से एक को जिला प्रमुख व दूसरे को उप जिला प्रमुख चुनती है या चुनते हैं। ये चुनती है नहीं लिखना, चुनते हैं लिखना है। मेरे तो लिखते लिखते मैं लिख जाता हूँ वैसे। हाँ, वापिस बोलो, इससे अच्छा मैं लिख ही देता। लिखो कि जिला परिषद में यहाँ तक लिख लिया, आगे लिखो सदस्यों का चुनाव। जिला परिषद में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है तथा जिला परिषद के सदस्य अरे मैं 4 बार बोल दूंगा लाइन, आप लिख लेना। जिला परिषद के सदस्य अपने में से एक को जिला प्रमुख व दूसरे को उप जिला प्रमुख चुनते हैं। ठीक है, तीसरी बार बोल रहा हूँ। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है तथा जिला परिषद के सदस्य अपने में से एक को जिला प्रमुख व दूसरे को उप जिला प्रमुख चुनते हैं। अभी भी किसी ने नहीं लिखा क्या? कई टाबर तो परेशान हो गए कि इन्होंने लिखने को बोल दिया, लिखे क्या पता नहीं है। कि सर आप लिख ही दो। लिख लिया क्या? कोई रह गया तो बताओ। देखे किसी को भी समाज की जो मुख्य धारा है उससे बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। सबको हम समाज की मुख्य धारा में लेकर के आएंगे। कोई बाहर बच गया है क्या अभी तक? हाथ खड़े करो। देखे चलो, तो ये तो अभी पंचायतों की संरचना समझ में आ गई। संरचना कैसे होती है? ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं? सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य होता है, उसको वार्ड पंच बोलते हैं। पंचायत समिति में प्रधान होता है, उप प्रधान होता है और प्रत्येक वार्ड में क्या होता है कि सदस्य होता है, इसको बोलते हैं पंचायत समिति सदस्य। इसी प्रकार जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और ठीक है। अब इनके चुनाव कैसे होते हैं? तो देखो, वार्ड पंच के चुनाव, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव,
आपके जिला परिषद सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष किसका होता है? सरपंच का होता है। ये रहा, ठीक है। बाकी जितने भी बच गए हैं, बाकी आपके उप सरपंच बच गया। उप सरपंच के अलावा जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख है, प्रधान, और इन सभी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और सदस्य अपने में से ही करते हैं। किसी एक को बनाएंगे प्रधान, दूसरे को बना देंगे उप प्रधान, ठीक है। तो अपने पास टेक्नोलॉजी है तो ऐसे थोड़ी है। अब अपना अगला आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 243 डी है। और 243 डी में क्या है? स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन, आरक्षण। तो इसमें किसको आरक्षण दिया गया है? दो जो कम्युनिटी है उनको आरक्षण दिया गया है। दो कम्युनिटी कौन कौन सी? एक तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और दूसरा एससी और एसटी को। तो महिलाओं को जो आरक्षण है वो तो क्लियर है कि पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होगा। यानी 1/3 महिलाएं जो है पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर चुनी जाएगी। तो महिलाओं का आरक्षण फिक्स है यहाँ पर कितना है? 1/3 यानी 33% है। लेकिन एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उसी के अनुपात में एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं के संबंध में प्रत्येक राज्य के अंदर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। तो महिलाओं को आरक्षण अभी तक केवल किस में मिला हुआ है? स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट है उसी में मिला हुआ है। विधानसभा और लोकसभा में अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है, ठीक है। आरक्षण कहाँ मिला हुआ है? आपके लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन में। तो इसमें लिखेंगे हम कि पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थान, 1/3 कह सकते हो या इसको बोल सकते हैं अपन 33%, 1/3 या 33% स्थान है महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित है, रिजर्व्ड है। यानी इन 1/3 यानी 33% स्थानों के ऊपर तो महिलाएं ही चुनी जाएगी। और प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक का मतलब ग्राम पंचायत में भी लागू होगा, ये पंचायत समिति में भी लागू होगा और जिला परिषद में भी लागू होगा। इसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में भी लागू है। उसके लिए आर्टिकल दूसरा है, बाकी सेम चीजें हैं। क्या? एक एक करके बोलो, पहले आप बोलो। राजस्थान में अलग से किसी भी विधानसभा में कोई भी स्टेट अपने यहाँ पर अलग से विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकता, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था अगर विधानसभा में होगी तो पूरे भारत के अंदर हर विधानसभा में होगी। और भारत के अंदर न तो लोकसभा में और न ही विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मैं कल ही तो बता रहा था आपको, समझ में आया नहीं इसका मतलब। 106वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए थे अभी, ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये बिल लेकर के आई थी। और इस बिल में कहा था कि महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था का अधिकार संसद के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। तो लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। लेकिन कब की जाएगी? तो कहा कि 2030 में करेंगे। कब करेंगे? 2030 में करेंगे। 2030 में भी कैसे करेंगे वो तो भगवान जाने कैसे होगा, लेकिन ये विधेयक पारित हो चुका है, ठीक है। 2030 में जब जनगणना होगी, जनगणना के बाद में परिसीमन आयोग बिठाया जाएगा। परिसीमन आयोग
लोकसभा की सीटों को और विधानसभा की सीटों की संख्या को निश्चित करेगा। उसके बाद में कौन कौन सी सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए इसकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत लंबी प्रोसेस है, ये 2030 में लागू होगा, अभी नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में? तो इधर आपके पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर, यह प्रत्येक राज्य में ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य में जितनी जो भी पंचायती राज की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वहाँ पे 3 स्तर है या 2 स्तर है, प्रत्येक स्तर के ऊपर 1/3 या 33% जो आपकी स्थान है, तो 33% सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व होगी? वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, हाँ, अरे नहीं है, जब मैंने कह दिया नहीं है मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं है बताओ, इसका भी कारण बताओ कि क्यों नहीं है? हैं? हाँ, उसको रद्द कर दिया, लागू नहीं हुआ वो। अनुसूचित जाति तथा जनजाति को, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति जो है एससी और एसटी है, एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। यानी जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उतना ही उसी अनुपात में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। हर राज्य में अलग अलग होता है। अब मान लीजिए जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी % है? जनगणना पढ़ी है क्या आपने एससी और एसटी की? है? राजस्थान के अंदर लगभग 17.5% है क्या? 17.5% जो है वो तो है एससी, जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं, और एसटी मेरे हिसाब से 8.5% है, 13%। तो बस इतना ही इनको रिजर्वेशन मिलेगा। ये आंकड़े मैं ना फिक्स नहीं बता रहा हूँ भाई, ये ज्योग्राफी के आंकड़े, सब कुछ मेरे पे मत थोपो आप कि हिस्ट्री भी आप ही पढ़ा दो, ज्योग्राफी के आंकड़े भी आप ही बताओ। तो बता रहा हूँ मैं, यदि जनसंख्या राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 17.5% है, तो उनको पंचायती राज संस्थाओं में रिजर्वेशन भी कितना मिलेगा? 17.5% मिलेगा। और जनसंख्या एसटी की 13% है, तो उनको भी 13% जो स्थान है पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर के ऊपर वो उनके लिए आरक्षित किए जाएंगे। कुल मिलाकर के जनसंख्या के अनुपात में एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे आंकड़े याद नहीं कर सकता मैं, अब हालांकि मेरे को बहुत सारे आंकड़े याद है, लेकिन मैं धीरे धीरे भूल रहा हूँ आजकल। है? अरे तो पूरा फोकस इधर हो गया ना पॉलिटी के ऊपर। पहले मेरे को बहुत सारे आंकड़े याद थे, मेरे को मैथ रीजनिंग सारी आती थी, पहले सब भूल गया मैं। ये लिख लिया क्या? इसके बाद है अनुच्छेद 243E। 243 तो मैंने आपको बताया था क्या? मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा 2 घंटे बाद, सारी बात करेंगे अपन राजनीति के ऊपर। हाँ ठीक है, इधर देखो 2012 से पढ़ा रहा हूं मैं। कब से पढ़ा रहा हूं? आपको लग रहा होगा ये कल ही पढ़ाना इसने शुरू किया होगा। 2012 से पढ़ा रहा हूं, और सबसे पहले मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था? मैथ्स पढ़ाई थी। ठीक है, मैंने अपने जीवन के 6 साल मैथ पढ़ाई है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, अरे इतनी जानकारी बहुत है। अब मैं आजकल मेरे को पूछ ले कोई मैथ का क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आता है, भूल गया मैं। अब मेरी एज कितनी है अब लगा लो आप, जो है 1740 में जन्म हुआ है मेरा, उस हिसाब से निकाल लो।
पंचायतों का कार्यकाल। जब अब मैं आप बताऊंगा तो आप मेरी जो एज निकाल लोगे। 17 साल का जब मैं था तब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। व्हेन आई एम 17 ईयर ओल्ड। कितना? 17 साल की आयु में। अब है, हाँ, लिखो पंचायतों का कार्यकाल। अब तो फिर भी जब मैं 17 साल का था, पढ़ाता था और पढ़ने आते थे कम से कम 30 साल 32 साल के, तो मैं था उस समय टाबर। वो दो को लगाते थे, मेरे को शर्म आती थी, मैं दो मत दिया करो मेरे। और अभी भी आती है मेरे को, तो दो लगाता है तो। हालांकि आप तो सब मेरे से छोटे ही हो, एक हाथ बड़े हैं क्या मेरे से? अरे मेरी बात सुनो, एज इज जस्ट ए नंबर। एज क्या होता है? हाँ, एज इज जस्ट ए नंबर। तो एज का कोई महत्व नहीं होता है। व्यक्ति जो है अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि और कर्मों से जो महान होता है। ऐसे तो भले ही बहुत सारे बड़े ऐसे लोग देखे 60 साल की उम्र में लक्षण नहीं आते उनके अंदर, और कुछ लोगों में 20 साल में भी आ जाते हैं, 15 साल में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बात लक्षण की होती है। अब वो किस उम्र में आ रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, तो उम्र में मत जाइए आप। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायतों का कार्यकाल होता है प्रथम बैठक के लिए 5 वर्ष नहीं करना है। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष, ऑप्शन सी पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, और ऑप्शन डी प्रथम बैठक से 5 वर्ष। ध्यान रखना है, जिस दिन इनकी पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक के लिए जो तारीख निश्चित होती है उस तारीख से लेकर के कितने वर्ष तक होता है? 5 साल तक होता है। आ रही बात समझ में? तो इन चीज़ों का बहुत महत्व है, ध्यान रखना। प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है पंचायतों का कार्यकाल। है? मैं बता रहा हूं ना, आपके लिए मैं अलग से समय निकालूंगा। एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस की जाए। सरपंच प्रतिनिधि क्या होता है इसके बारे में एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। दो भाग में चुनाव हुए थे। हाँ, उसके लिए अपन आपस में डिस्कस करेंगे, सब थोड़ी बताएंगे। ये बच्चों की बातें थोड़ी है, मैच्योर लोगों की बातें। ये लिख लिया क्या? यहां तक लिख लिया? चलो, कोई लिख रहा है क्या? इसके बाद में आर्टिकल आपके लास्ट ही बताऊंगा, इतने ही बताऊंगा। अब 243 F, इसमें क्या है? सदस्यों की अयोग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं नहीं है, अयोग्यताएं हैं। अयोग्यताएं, इसको आप क्या बोलते हो? निर्हरताएं। अयोग्यताओं क्या बोलते हैं? निर्हरताएं। तो क्या क्या अयोग्यता होती है? योग्यता क्या होती है? योग्यता तो होती है कि किसी भी व्यक्ति, एक तो होना चाहिए भारत का नागरिक, वो तो होना ही चाहिए सभी में। इसके अलावा उस व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21, 21 वर्ष की उसकी कम से कम आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य का, सरपंच का, प्रधान का, उप प्रधान का, किसी का भी चुनाव लड़ सकता है। कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति सरपंच बन सकता है, प्रधान भी बन सकता है, जिला प्रमुख भी बन सकता है, वार्ड पंच भी बन सकता है और पंचायत समिति का सदस्य भी। ये तो उसकी योग्यता है। लेकिन अयोग्यता क्या होगी? इसका उल्टा कर दो। वह
21 वर्ष से कम आयु का हो, 21 वर्ष से कम आयु का हो। अगर किसी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम है और उसने चुनाव लड़ भी लिया है और बाद में इसके साबित कर दिया जाए कि उसकी आयु 21 वर्ष से मान लीजिए 2 दिन भी कम है, ऐसी कंडीशन में भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा, वह सक्षम न्यायालय द्वारा पागल अथवा दिवालिया घोषित हो, पागल अथवा दिवालिया घोषित हो। मान लो कि कोई व्यक्ति सरपंच बन गया, ठीक है, और बाद में पता चला कि किसी पागल आदमी को बना दिया हमने और इसको तो किसी सक्षम न्यायालय ने पागल घोषित कर रखा है और दिवालिया घोषित कर रखा है, तो भी उसको बाद में सरपंच के पद से हटा दिया जाएगा। हाँ, है 10वीं पास वाली योग्यता हटा दी, अब नहीं है। तीसरी योग्यता है कि 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतान हो, 2 से अधिक। यदि किसी भी व्यक्ति के 27 नवंबर 1995 के बाद में 2 से अधिक संतान है, 2 से अधिक क्या है? संतान है, तो ऐसी कंडीशन में वह पंचायती राज का सदस्य नहीं बन सकता, न तो ग्राम पंचायत का, न पंचायत समिति का, न ही जिला परिषद का। ठीक है, डेट कौन सी है? 27 नवंबर 1995 के बाद। उससे पहले भले आपके 10 टावर होंगे, लेकिन 27 नवंबर के बाद में 1995 के बाद में संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। है? कौन बोल रहा है? किधर से बोल रहा है? आपस में मन में बड़बड़ाते रहते हो। 27 नवंबर 1995, उससे पहले भले कितने टावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेट क्यों फिक्स की गई? क्योंकि इससे पहले लोगों को जागरूकता ही नहीं थी, जानकारी नहीं थी। अब मान लीजिए कि इससे पहले किसी के 5 टावर हो गए और अचानक ही कह दे कि आज के बाद में आप सरपंच नहीं बनोगे, तो उसने कहा पहले बताना चाहिए था, हम उस हिसाब से प्लानिंग करते। आपने पहले बताया नहीं, इसलिए डेट फिक्स कर दी। इस डेट के बाद में अब नहीं होनी चाहिए। क्या ठीक है, अब नहीं होंगे, अब हम ध्यान रखेंगे इस बात का। तो 27 नवंबर 1995 के बाद में 2 से अधिक संतान उसके नहीं होनी चाहिए, और यदि होती है तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है। और एक वो आपके गांव में कौन सा होता है? मृत्यु भोज वाला। हाँ, मृत्यु भोज क्या बोलते हैं उसको? मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम का दोषी हो। अगर दोषी है तो भी क्या हो जाएगा? मान लीजिए सरपंच बन गया है, सरपंच बनने के बाद में घर में किसी की डेथ हो गई और पूरे गांव को जिमा दिया, उसने मृत्यु भोज करवा दिया, तो ऐसी कंडीशन में उस पर कौन सी धारा लगेगी? मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, और व्यक्ति क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपन छोटे से ब्रेक के बाद में। है? बहुत है, तो 4 बज गए, 4 बजे तक इतना ही होगा।